अजरबैजान की खोल कर ठुकाई, चीन पाकिस्तान तुर्की के भी बांधे हाथ। 24 घंटे में पलट गया रूस यूक्रेन का युद्ध, खत्म होने के कगार पर पहुंचा। दोस्तों, इस समय तुर्की जितना दोनों हाथों से अपने मित्र अजरबैजान की मदद कर रहा है, अब उसी अजरबैजान की ठुकाई के लिए भारत ने भी अपने टॉप नॉच वेपन मित्र आर्मेनिया को देने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि रूस यूक्रेन की तरह अजरबैजान और आर्मेनिया में भी नारगानो कारोबाग की जमीन को लेकर विवाद अभी भी चरम पर है। अब नारगानो कारोबाग मुद्दा क्यों बना हुआ है, इसे पहले समझते हैं। देखिए दोस्तों, बात 1980 के दशक की है, जब ये दोनों ही पड़ोसी एक हुआ करते थे। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद जो 15 नए देश बने, उसमें अजरबैजान और आर्मेनिया भी शामिल थे। और इन्हीं देशों के बीच जो जमीन का टुकड़ा रह गया वो था नारगानो कारोबाग। आज उसी को लेकर इन दोनों में जंग का माहौल बन चुका है। कहते हैं इस इलाके पर कब्जे को लेकर दोनों के बीच बीते 3 दशकों से विवाद चल रहा है। सोवियत संघ के विघटन के बाद नारगानो कारोबाग अजरबैजान के पास चला गया था। अजरबैजान एक मुस्लिम देश है, जबकि आर्मेनिया ईसाई बहुल राष्ट्र है। लेकिन नारगानो कारोबाग की बहुल आबादी भी ईसाई है। इसके बावजूद सोवियत संघ जब टूटा तो इसे जबरन अजरबैजान को दे दिया गया, जबकि यहाँ रहने वाले लोगों ने इस इलाके को आर्मेनिया को सौंपने के लिए वोट किया था। और इसी को लेकर शुरू हुआ नारगानो कारोबाग विवाद। जब 1992 में पहली बार ये विवाद शुरू हुआ, तब नारगानो कारोबाग की संसद ने आधिकारिक तौर पर आर्मेनिया का हिस्सा बनने पर वोट किया था। पर बाद में अजरबैजान ने यहाँ आर्मेनिया में आंदोलन को दबाने की कोशिश की, जिसके लिए उसे तुर्की और पाकिस्तान का साथ मिला। 1994 में दोनों देशों के बीच पहला भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा और सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हो गई। बाद में दुनिया के बड़े राष्ट्रों ने मिलकर दोनों देशों के बीच युद्ध विराम लगवा दिया। लेकिन अंदर ही अंदर ये दोनों ही देश लड़ते रहे और ये गुस्सा 2020 में बाहर निकला, जब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच इसी जमीन को लेकर जो दूसरा महायुद्ध शुरू हुआ, उसमें करीब 50,000 लोग मारे जाने का दावा है। इस युद्ध में भी अजरबैजान की ही जीत हुई, क्योंकि उसे तुर्की ने अपने सबसे एडवांस TB2 ड्रोन सप्लाई किए थे। हालांकि अजरबैजान अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए अब आर्मेनिया ने भी भारत से हथियार खरीदने शुरू कर दिए। दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत को 2 महीने पहले ही आर्मेनिया से मिसाइल, पिनाका रॉकेट और गोला बारूद के करीब $245 मिलियन के ऑर्डर मिले थे, जिनकी अभी भी डिलीवरी नहीं हुई है। और एक और ऑर्डर आर्मेनिया ने भारत को दे दिया है। दरअसल इस बार आर्मेनिया ने भारत के कल्याणी ग्रुप द्वारा तैयार किए गए 155 mm 39 कैलिबर ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन के ऑर्डर भारत सरकार को दिए हैं, जिनकी कुल कीमत $155 मिलियन है। अगर कल्याणी की इस आर्टिलरी गन की बात करें तो ये ट्रक माउंटेड ऑल स्टील माउंटेन आर्टिलरी गन है, जिसे कल्याणी और भारत फोर्ज ने मिलकर बनाया है। इसे खासकर अमेरिकन M777 के सप्लीमेंट के तौर पर विकसित किया गया। ये तकरीबन 30 किलोमीटर तक शेल फायर कर लेती है और फुल्ली ऑटोमेटेड है। साथ ही ट्रक पर इंस्टॉल होने की वजह से इसे कहीं पर भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये गन अजरबैजान के टैंक, बंकर और चेक पोस्ट को देखते ही देखते नास्ते नाबूद कर देगी। यही कारण है कि आर्मेनिया ने इसे खरीदने का फैसला किया। वैसे दोस्तों, आप बताइए, अगर आर्मेनिया अजरबैजान को हराने के लिए हमसे और भी हथियार मांगता है तो क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में अब एक निर्णायक मोड़ आ चुका है। दरअसल अब से कुछ समय पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर जारी किया, और इस ऑर्डर को देखकर दुनिया भर के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध जो अब एक निर्णायक अंत की तरफ बढ़ रहा है, और पूरी संभावना है कि जल्द ही ये खत्म हो जाए। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होगा या नहीं, इस पर हम वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये रूस का ऑर्डर क्या है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि अब से 1 महीना पहले हमने आपको बताया था कि रूसी सरकार ने मोबिलाइजेशन करना शुरू कर दिया है रूस यूक्रेन युद्ध पर, और इसके तहत वो कई यूक्रेनी इलाकों से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। अब इसके बाद एक और नया ऑर्डर जारी किया गया। दरअसल रूसी सरकार ने ये कहा है कि हम यूक्रेन के खैरसान और उसके आसपास के इलाकों से अपने सैनिकों को पीछे हटा रहे हैं। और यकीन मानिए, ये रूस यूक्रेन युद्ध का एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि खैरसान पिछले 3-4 महीनों से रूस यूक्रेन युद्ध का सेंटर पॉइंट बना हुआ था। दोनों देशों की सेना ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी खैरसान पर कब्जा जमाए रखने के लिए। और आपने सुना भी होगा कि पिछले 4-5 महीनों में कभी यूक्रेन कहता था कि खैरसान पर हमारा कब्जा है, कभी रूस कहता था कि हमने खैरसान को अपने कब्जे में ले लिया है। इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध में पिछले 4-5 महीनों से सबसे ज्यादा खून खैरसान को लेकर ही बहाया गया। सबसे ज्यादा लड़ाई यहीं पर लड़ी गई।
इससे आप समझ सकते हैं कि खैरसान दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अब रूस ने यहाँ से सेना हटाने के जो आदेश दिए हैं, उससे साफ हो गया है कि खैरसान और उसके आसपास के इलाकों पर यूक्रेन का कब्जा मजबूत हो जाएगा। रूस ने यहाँ से हार मान ली है। हालांकि आपका सवाल होगा कि इतने महत्वपूर्ण इलाके से रूस ने हार क्यों मान ली, तो इसके पीछे एक्सपर्ट सबसे बड़ा कारण ये बता रहे हैं कि रूस की इस समय कोशिश ये है कि जो पूर्वी यूक्रेन है, खासकर लोहांस्क और डोनेत्स्क, इन दोनों इलाकों को रूस ने अब से कुछ समय पहले अपने में मिला लिया था यूक्रेन से तोड़कर। तो रूस ये चाहता है, उसकी एक कोशिश है कि इन दोनों इलाकों पर कब्जा उसका बना रहे। लेकिन पिछले 2 हफ्तों में यूक्रेन की सेना ने यहाँ पर खूब एडवांस किया है, बहुत सारा इलाका यहाँ से छुड़वा लिया और कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो बहुत ही जल्द ये दोनों इलाके भी रूसी सेना से छीन लिए जाएंगे। और इसलिए रूस की कोशिश ये है कि यूक्रेन के कई इलाकों में जो हमारी सेना अलग अलग इलाकों पर लड़ रही है, उन्हें उन मोर्चों से वापस बुला लिया जाए और इस पूर्वी यूक्रेन के इलाके में डिफेंस को और ज्यादा सॉलिडिफाई किया जाए, ताकि कम से कम हम इन दोनों इलाकों पर कब्जा हर हाल में बनाए रखें। क्योंकि अगर यहाँ से कब्जा हट गया तो रूस के लिए ये सबसे बड़ा ह्यूमिलेशन होगा और रूस की ऑफिशियल हार भी मानी जाएगी। लेकिन क्या रूस अपनी इस रणनीति में कामयाब हो पाएगा? क्या वो डोनेत्स्क और लोहांस्क को सुरक्षित रख पाएगा? तो दोस्तों, अब ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इसका कारण ये है कि यूक्रेन की पूरी सेना ने डोनेत्स्क और लोहांस्क रीजन को मछली की आंख बना लिया है, जैसे कि अर्जुन ने बना लिया था। उन्होंने साफ कह दिया है कि चाहे रूस कीव पर अटैक करे, बेलारूस की तरफ से अटैक करे या फिर हम पर चारों तरफ से हमला कर दे, हम अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे। हर हाल में डोनेत्स्क और लोहांस्क पर अटैक करते रहेंगे और जमीन वहां से वापस लेते रहेंगे। और इसके ऊपर रूस की जो रणनीति है वो हद से ज्यादा घटिया है। उदाहरण के लिए पिछले 1 महीने से रूस यूक्रेन के बीच में ड्रोन वॉर चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे की तरफ ड्रोन से हमला कर रहे हैं, लेकिन कहाँ हमला कर रहे हैं ये अंतर देखिए। यूक्रेन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है लोहांस्क और डोनेत्स्क में रूसी फौजियों पर, वहीं रूस हमला कर रहा है कीव यानी कि राजधानी में, जहां पर आम लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अब दोस्तों, आप लोग खुद बताइए कि यूक्रेन की राजधानी पर हमला करने से यूक्रेन की फौज किस तरीके से कमजोर होगी। ये तो कोई सेंस भी नहीं बनता। और इसके ऊपर से जो राजधानी के ऊपर हमले हो रहे हैं, उससे कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ रहा यूक्रेन को, क्योंकि जैसे ही ड्रोन आते हैं रडार से पता चल जाता है, सरकार सायरन बजा देती है और आम जनता बंकर में जाकर छुप जाती है। 1-2 बिल्डिंग टूटती है, इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं। इसके जवाब में यूक्रेन की सेना अपने एक-एक ड्रोन, अपनी एक-एक गोली का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रूस की सेना के खिलाफ कर रही है, जिससे रूस की सेना कमजोर हो रही है। इसलिए ये रणनीति बहुत ज्यादा बुरी है रूस के लिए। हालांकि कई लोग कहेंगे कि रूस परमाणु बम इस्तेमाल कर देगा, तो आपको बता दूं कि यह इतना आसान नहीं कि परमाणु अटैक कर दिया जाए। अब से कुछ समय पहले चीन खुलेआम कह चुका है कि रूस इस युद्ध में परमाणु हथियार इस्तेमाल ना करे, और अगर रूस ऐसा करता है तो पूरी दुनिया में वो तनहा हो जाएगा। चीन क्या, भारत भी उसका साथ नहीं दे पाएगा। इसलिए पुतिन की भलाई इसी में है कि वो सबसे पहले अपनी घटिया कमांडर को तुरंत फायर करे और इनकी जगह अच्छे बेहतरीन रणनीतिकार लेकर आए जो बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ काम करे, वरना इस युद्ध में रूस की इसी तरीके से हार होती रहेगी। हालांकि इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके